बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की रेंगती हुई मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। एक सऊदी अरेबिया की कंपनी है, उसकी तरफ से पाकिस्तान में बाकायदा सरमायाकारी का आगाज हो गया और इस सरमायाकारी के बाद एक बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई है। वो उसको नाकाम बनाने की खैर साजिशें तो अभी से शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल पाकिस्तान में कौन से बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, आज इस वीडियो पे बात होगी। स्टॉक एक्सचेंज भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, उससे भी जिक्र करूंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से पाकिस्तानियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इस पर बात होगी। और आखिर में जैसा बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक, खासतौर पर अब ऑस्ट्रेलिया अपनी वीज़ा पॉलिसी तब्दीली कर रहे हैं, उस पर बात होगी। लेकिन आगे चलने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपने सऊदी ऑयल कंपनी अरामको का नाम जरूर सुना होगा। सऊदी अरामको की तारीख है कि 1933 में उस वक्त शुरू हुई जब सऊदी अरेबिया और स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया के माबैन एक मुआहदा हुआ था। और यह मुआहदा तेल के जखायर की खोज और कुओं की खुदाई के लिए एक नई कंपनी की तश्कील से मुतल्लिक था। तो इसके बाद 1973 से 1980 तक सऊदी अरेबिया ने आहिस्ता आहिस्ता सारी कंपनी खरीद ली। अब सऊदी अरेबिया के पास इस कंपनी के 90% शेयर्स हैं। सऊदी अरेबिया में वेनेजुएला के बाद तेल के सबसे बड़े जखायर हैं और इसके साथ सऊदी अरेबिया की तेल की पैदावार जो है अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है। यहाँ तेल निकालना जरा निस्बतन सस्ता है और सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, जिसकी रोजाना की पैदावार जो है 10 मिलियन बैरल है और इससे तकरीबन 356,000 अमेरिकन डॉलर्स की आमदनी होती है। तो अगर दुनिया की चंद बड़ी कंपनियों का मुवाजना करें तो 2018 में एप्पल की आमदनी जो थी तकरीबन 60 बिलियन डॉलर्स थी। 2022 के आदाद शुमार के मुताबिक इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है वो 535.2 बिलियन डॉलर्स है। तो सऊदी अरामको ने अब इस कंपनी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का आगाज किया। सऊदी अरामको ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का आगाज किया। अरामको ने पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड से, जिसे गो भी कहते हैं, उसमें 40% शेयर हासिल करके पाकिस्तान की रिटेल मार्केट में बाज़ाब्ता कदम रख दिया। तो इत्तलात के मुताबिक इस मुआहदे की ट्रांजैक्शन की मालियत जो है वो 10 करोड़ डॉलर है। और इस मुआहदे के फायदों का अगर बात करें तो गो ऑयल के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाला इदारा है। इसके पास मुल्क भर में रिटेल आउटलेट्स और स्टोरेज का एक बड़ा नेटवर्क है। और इस मुआहदे के बाद अरामको को अपनी तैयार शुदा मसनूआत के लिए पाकिस्तान में एडिशनल आउटलेट्स ही मिलेंगे। और इसका दूसरा पहलू यह है कि इसी साल शुरू में अरामको ने एक अमेरिकन ऑयल कंपनी वेल्वोलिन में 2.65 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी की। तो अरामको इन कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान में गाड़ियों के इंजन ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो बनाएगा। इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना है। इसका तीसरा फायदा यह होगा कि इससे मजीद बड़ी सरमायाकारी हो सकती है, क्योंकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के मौके पे पाकिस्तान 2019 में जो हुआ था, तो उसमें सऊदी अरेबिया के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क्याम का एक मुआहदा तय पाया था और ये काफी ताखीर का शिकार रहा। इस मंसूबे की लागत 10 बिलियन डॉलर है और ये अरामको की मदद से ही यहाँ पे हुआ। तो इस वक्त पाकिस्तान हर साल तकरीबन 2 अरब अमेरिकन डॉलर से ज्यादा की मालियत के पेट्रोकेमिकल्स की मिकदार दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट कर रहा है। तो पेट्रोकेमिकल का अगर आपको नहीं पता तो ये वो केमिकल्स हैं या कीमियाई चीजें हैं जो पेट्रोल से ड्राइव होती हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स दूसरे दर्जे की मसनूआत है जो रिफाइनिंग के अमल के बाद रॉ ऑयल से हासिल की जाती हैं। तो अगर ऑयल रिफाइनरी का यह मनसूबा पाकिस्तान में शुरू होता है तो पाकिस्तान पे सालाना 2 अरब डॉलर का बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि वो हम पाकिस्तान में ही बना लेंगे। इसके अलावा जब भी किसी मुल्क में इतनी बड़ी सरमायाकारी आती है तो उसकी देखा देखी दूसरी कंपनीज भी सरमायाकारी में दिलचस्पी तो लेती हैं। तो इस सरमायाकारी से दुनिया की दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज का एतमाद जो है वो बहाल होगा। बहरहाल इसको नाकाम बनाने के लिए अभी से बैरूनी हाथ सरगर्म हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे, यहाँ पे सरमायाकारी आए। जब गवादर में रिफाइनरी की बात हो रही थी तब भी गवादर में हमले किए गए, हालात खराब करने की कोशिश की। और जब से ये सरमायाकारी की राह हमवार हुई है तो आपने देखा होगा कि इतना बड़ा हमला हुआ पाकिस्तान में। हमारे 23 जवान जो थे वो शहीद हो गए, 27 दहशतगर्द उसमें वासिल जहन्नुम हुए। ये सारे इकदाम, ये सारी कोशिशें सिर्फ पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने पहले भी दहशतगर्दी का मुकाबला किया, इंशाल्लाह अब भी हम करेंगे। इसके साथ दूसरी अच्छी खबर यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ 55 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दी है और इन 15 करोड़ डॉलर से खवातीन के लिए इस्लाहात का प्रोग्राम होगा। खवातीन को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कर्ज तक रसाई होगी और इसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में 11.5 करोड़ यानी तकरीबन 50% करीब खवातीन की आबादी है और इन 11 करोड़ की आबादी में 70% से ज्यादा खवातीन यूथ में शुमार होती है। तो अगर मर्दों के साथ साथ हम खवातीन की स्किल सेट पे ध्यान दें,
ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ پاکستان میں کتنی بڑی ایک مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ بہرحال اسٹاک ایکسچینج کی اگر بات کریں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکا، اور آج اسٹاک مارکیٹ 67,000 کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، اور ایک ہی دن میں ریکارڈ 96 کروڑ شیئرز کے سودے 26 ارب 93 کروڑ میں طے ہوئے۔ اس کی وجہ سے بیرون ملک سے آئی سرمایہ کاری ہے۔ سینٹر بینک میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ابھی 283 ہے، اور یہ پین کافی عرصے سے ایک جگہ پہ قائم ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس سے بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ اور ایک اچھی خبر پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے ہے، یعنی 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان کا یعنی آپ سمجھے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی ہے، اور عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت میں تقریباً $5.5 فی بیرل کی کمی کے بعد پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 13 اور ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے کمی کا امکان ہے۔ تو اس سے پہلے دسمبر کے شروع میں بھی پیٹرولیم مصنوعات میں بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا گیا تھا، لیکن حکومت نے عالمی منڈی میں پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو ریلیف فراہم نہیں کیا، اور اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مزید کمی ہو رہی ہے، تو عوام کو بھی ریلیف دیا جائے۔ تو اس کی امید تو ہے کہ اس باری کافی بڑی کمی ہوگی۔ آسٹریلیا کے بارے میں آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ برطانیہ اور کینیڈا کے بعد آسٹریلیا کی حکومت بھی اب کافی پریشانیوں کا شکار ہے۔ ریکارڈ امیگریشن کے بعد وہاں پہ ہاؤسنگ انفراسٹرکچر کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، اور جون 2023 جو ہے وہ ایک 5,10,000 افراد ریکارڈ ہے جو افراد آسٹریلیا میں آئے، لیکن اب آسٹریلوی حکومت نے جون 2025 تک سالانہ انٹیک کو 2.5 لاکھ تک محدود کرنے کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلین وزیر داخلہ کے مطابق گزشتہ حکومت نے امیگریشن سسٹم کو تباہ کر دیا تھا، اب اس کو درست کرنے کے لیے اصلاحات کی جائیں گی، تو 2 سال کے اندر تارکین وطن کی تعداد میں 50% تک کمی لائی جائے گی۔ تو اس ویزا کا جو پالیسی کا زیادہ اثر ہے آسٹریلیا میں پڑھنے والے طالب علموں پہ لاگو ہوگا، اور اس وقت آسٹریلیا میں تقریباً 6.5 لاکھ غیر ملکی طلباء ہیں، جن میں بہت سارے دوسرے ویزوں پہ ہیں، یعنی انہیں اپنے ویزا ایکسٹینڈ کروایا ہوا ہے۔ نئی پالیسی کے بعد بین الاقوامی طلباء جو ہیں ان کو انگریزی ٹیسٹ میں زیادہ نمبر حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی، اور مزید قیام بڑھانے کے لیے طالب علم کو دوسرا ویزا درخواست جو ہے اس کی سخت جانچ پڑتال ہوگی۔ تو اگر کسی طالب علم نے یا اسٹوڈنٹ نے جنون وجوہات نہیں دی تو اس کا ویزا بھی کینسل ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ اچانک سارے ممالک نے اپنی ویزا پالیسیز کو ریوزٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان میں نئی نئی جدتیں لے کے آ رہے ہیں، اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اب بھی وقت ہے، اپنے ملک پہ توجہ دو، لوگوں کو وہیں پہ روزگار کے موقع فراہم کرو تاکہ ان کو دوسرے ملک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اپنے ملک میں ہنرمند کو میرٹ کے اوپر لے کے آؤ۔ اور جب تم آؤٹ آف میرٹ کام کرتے ہو تو لوگ بھاگتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں ملک، تو مت کریں یہ مشکلیں۔ یہ اب میسیجز ہیں، بڑے کلیئر میسیجز ہیں، کاش جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔